छात्रों नमस्कार। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। वह महत्वपूर्ण विषय सबके जीवन से संबंधित है और वर्तमान समय में उसकी ज़्यादा उपादेयता है। वह महत्वपूर्ण विषय है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन, भावनात्मक बुद्धि एवं मनुष्य। इमोशनल इंटेलिजेंस को या भावनात्मक बुद्धि को समझने के पहले या इस पर कुछ बताने के पहले मैं आपसे थोड़ा सा बुद्धि के संबंध में चर्चा करूंगा। पहला क्वेश्चन हमारा जनरल होता है कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू लर्न। इसका मतलब यह हुआ कि बुद्धि वह एक प्रभावी घटक है जो प्रत्येक मनुष्य में अनिवार्य रूप से विद्यमान रहता है। यह बुद्धि का घटक किसी भी मनुष्य अथवा प्राणी को उसकी वंशानुक्रमणीय व्यवस्था से प्राप्त होता है। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस इज रिलेटेड विद हेरिडिटी। बुद्धि वंशानुक्रम से संबंधित है। सामान्य रूप से यह देखा गया है कि बुद्धिमान माता पिता की संतानें बुद्धिमान होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि जिनके माता पिता बुद्धिमान नहीं हैं उनकी संतानें पढ़ाई में अथवा आर्य कार्य में बहुत तेज है। कभी कभी इसके विपरीत उदाहरण भी आपने देखा होगा कि जिनके माता पिता बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है किंतु उनकी संतानें बहुत ज़्यादा तेज है। कभी कभी यह भी आपने देखा होगा कि कुछ माता पिता की संतानें सामान्य बुद्धि लब्धि की हैं, लेकिन उनकी संतानें बहुत ज़्यादा तेज है। इसका सामान्य सा सीधा सा उत्तर यह है कि सामान्य रूप से किसी भी संतान में माता पिता के आधे आधे गुणों का समन्वय होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है। माता की तरफ के आधे तत्व उसकी माता की तरफ के हो सकते हैं, पिता की तरफ से हो सकते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि भले वर्तमान समय में आपके माता पिता बुद्धिमान हो अथवा ना हो, किंतु यदि कोई गुण अथवा कई गुण वर्तमान संतान में उसकी बौद्धिक योग्यता के रूप में दिखाई पड़ते हैं तो वह उसकी पीढ़ी में चाहे पितृपक्ष में अथवा मातृपक्ष में कहीं न कहीं रहा अवश्य होगा। सामान्य रूप से बुद्धि का तात्पर्य कार्य करने की कुशलता है। बुद्धि को हम सामान्यतया शक्ति के रूप में देखते हैं, यानी अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो वह शक्तिशाली भी होगा, ये गारंटी मानी जाती है। बुद्धि का तात्पर्य शारीरिक शक्ति से बहुत ज़्यादा नहीं होता। बुद्धि एक पूरी तरीके से मानसिक योग्यता है। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो हमें दिखाई नहीं पड़ता। वह 3 प्रकार से बुद्धि की श्रेणी में अपने आप को सुनिश्चित करता है। पहली श्रेणी, वह अपने ज्ञानात्मक
तरीके के द्वारा अपनी बुद्धि को प्रदर्शित करता है। अर्थात वह किसी भी विषय पर अपने विचार को व्यक्त करता है, उसका विश्लेषण करता है, उसका संश्लेषण करता है, उसका मूल्यांकन करता है, उसके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करता है, तो उसे हम कहते हैं कि बुद्धिमान है। बुद्धिमान व्यक्ति वह भी है जो अपने इमोशनल एटीट्यूड से, भावनात्मक योग्यता से दूसरे को प्रभावित करता है। जैसे गीतकार, संगीतकार, चित्रकार या कलाकार, फिल्म का हीरो अथवा हीरोइन अपनी भावनात्मक योग्यता से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ये उसकी पावर है और वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तीसरे व्यक्ति बुद्धिमान वह भी है जिनके पास ज्ञानात्मक अथवा भावात्मक योग्यता नहीं है, किंतु उनके पास कार्य करने की योग्यता है। तो 3 प्रकार की महत्वपूर्ण शक्ति। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण शक्तियों को हम बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में देख लें, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस की चर्चा करें। पहली तो बुद्धि की सबसे बड़ी एक विशेषता है कि यह इट इज रिलेटेड विद हेरिडिटिकल पावर। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो यह बताया जाता है, यह प्रदर्शित है कि उसके पास वंशानुक्रमणीय ताकत है, यानी उसका वंशानुक्रम निरंतर बुद्धिमान व्यक्तियों से संबंधित है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कभी कभी ये देखा गया है कि वर्तमान पीढ़ी तो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन उनके परिवार में लोग बताते हैं कि इनके दादा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, और लोग कहते हैं कि दादा का प्रभाव अब पोते में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए बुद्धि एक हेरिडिटिकल पावर है और ये ट्रांसफ़र होती रहती है। दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से स्थानांतरित होती है। दूसरी बुद्धि की एक ताकत होती है एडजस्टमेंट की पावर, समायोजन की शक्ति। जिसके पास बुद्धि होती है वो बहुत जल्दी समायोजित हो जाता है। उसकी यह बुद्धि चाहे ज्ञान से संबंधित बुद्धि हो, यानी उसके पास विभिन्न विषयों का ज्ञान हो, तो भी वह समायोजित हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर उसके पास संवेगात्मक योग्यता है, अत्यधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति भी समायोजित हो जाता है, लोग उससे डरने लगते हैं। और अफेक्शन अथवा अनुराग की भावना रखने वाला व्यक्ति भी समायोजित हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति तो समायोजित हो ही जाता है। इसका मतलब बुद्धि एक समायोजन करने वाली योग्यता है। बुद्धि की तीसरी पावर को समस्या समाधान की शक्ति के रूप में भी देख सकते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसके पास किसी भी समस्या के समाधान करने की शक्ति होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को समस्या उतना ज़्यादा परेशान नहीं करती। जैसे जिसके पास बुद्धि कम होती है वो लहरों से डर जाता है और नदी को पार करने का प्रयास ही नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति किसी समस्या के समाधान को सोचने के पहले समस्या की विस्तृत तरीके से व्याख्या करता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही समस्या का चयन करता है। बुद्धिमान व्यक्ति ना करने में बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है।
वह अगर कार्य को करने में समर्थ नहीं है तो तुरंत ना कह देता है। इससे परिणाम ये होता है कि उसकी बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। किसी भी कार्य को करने के पहले अगर हम अपनी क्षमता के आधार पर यस अथवा नो करते हैं, वो आपकी बौद्धिक योग्यता को बताता है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमान व्यक्ति की एक और सबसे बड़ी विशेषता कि उसमें इंट्रोवर्ट क्वालिटी होती है, यानी वह अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, विचार प्रधान होता है और वह किसी भी तरीके से अपने आप को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए विचारों का सहारा लेता है। वह योग्यता में किसी प्रकार से संबंधित नहीं होता। वह सदैव सकारात्मक चिंतन की तरफ उन्मुख रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति की एक और सबसे बड़ी ताकत होती है कि वह टेंशन फ्री होता है, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेता। अब इससे इस तरीके से नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं जैसे कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ये बुद्धिमान व्यक्ति के बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है प्रायः वह किसी न किसी विश्वास पर अपने आप को सुनिश्चित करता है। बुद्धिमान व्यक्ति की एक और विशेषता कि वह सदैव विचार प्रधान होता है। सामान्य रूप से हम बुद्धि को शक्ति से संबंधित करने के पश्चात यह भी देख सकते हैं कि बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। अब बुद्धि के वर्तमान समय में एक दूसरे स्वरूप को भी आप देख सकते हैं और इस दूसरे स्वरूप से ही हमारा टॉपिक तैयार हुआ। यह दूसरा स्वरूप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि। जब हम किसी मशीन के द्वारा किसी व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं तो वह कृत्रिम बुद्धि है। जब हम किसी मशीन के द्वारा किसी समस्या के समाधान को सुनिश्चित करते हैं तो वह कृत्रिम बुद्धि है। कृत्रिम बुद्धि के बारे में हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे दूसरा सबसे ज़्यादा प्रकार, सबसे महत्वपूर्ण प्रकार, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि। बुद्धि में जब कृत्रिम वाले तत्वों का समावेश अत्यधिक होने लगता है तो इमोशनल एटीट्यूड या इमोशनल इंटेलिजेंस दूर जाने लगता है। जब किसी टीचर के द्वारा मूल्यांकन करते समय वह स्वयं उपस्थित न होकर के मशीन के द्वारा मूल्यांकन करता है तो वह मूल्यांकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इवोल्यूशन हो जाता है और उसमें किसी प्रकार का इमोशन का प्रभाव नहीं पड़ता। जब किसी कक्षा में किसी छात्र की उपस्थिति को केवल मशीन के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, भले ही वह छात्र चोट खा गया हो और चोट करने के कारण उसकी हाथ की उंगली टूट गई हो और वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस ना दे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। भावनात्मक बुद्धि को हम इस तरीके से कह सकते हैं, जब हम किसी कार्य को करने में या किसी समस्या के समाधान करने में या किसी भी विचार को प्रस्तुत करने में भावनात्मक तरीकों का सहारा लेते हैं, भावनात्मक विचारधारा का सहारा लेते हैं, तो उसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, भावनात्मक बुद्धि कहते हैं। भावनात्मक बुद्धि के प्रमुख घटकों को हम देख सकते हैं। पहला घटक, जो व्यक्ति भावनात्मक बुद्धि से ओतप्रोत होता उसमें अफेक्शन होता है, अनुराग होता है, दूसरे से अटैच करने की उसके पास ताकत होती है। वह दूसरों के सुख से भले सुखी ना हो सकता है, लेकिन वह दूसरों के दुख से ज़रूर दुखी होता है। ये अफेक्शन की क्वालिटी होती है। वह देखता है कि ये लड़का लिख नहीं पा रहा है, ये बैठ नहीं पा रहा है, तो हो सकता है किसी कारण से देर से आया हो। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की क्वालिटी होती है।
दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस रखने वाला व्यक्ति पॉजिटिव होता है। वह यह सोचता है, वह यह सोच करके कक्षा में निरंतर पढ़ाता है कि यह लड़का पता नहीं कितनी दूर से पैदल चल के आया है, जाड़े में आया है, गर्मी में आया है। तो वह ये नहीं सोचता कि हमारे एक दिन के पढ़ाने से क्या नुकसान हो जाएगा, वो लड़के के बारे में सोचता है कि और वो सकारात्मकता की प्रवृत्ति को रखते हुए पढ़ाने का कार्य करता है। तीसरा, अटैचमेंट, जुड़ाव। आप दूसरे व्यक्ति को तब कष्ट नहीं देख सकते, आप अपने कार्य को तब प्रभावी तरीके से नहीं कर सकते जब आप यह सोचते हैं कि हमसे इससे मतलब क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस रखने वाला व्यक्ति अटैच्ड हो जाता है। ही इज टोटली अटैच्ड विद द स्टूडेंट। वह छात्रों से अटैच हो जाता है। अटैच होने के कारण वह अपने व्यवहार को प्रभावी तरीके से करता है। एक फैमिली बेस्ड अप्रोच उत्पन्न हो जाती है। सामान्य रूप से जब आप किसी संस्था में काम करते हैं तो वो संस्था आपका परिवार होता है और उस संस्था के सारे घटक, कुर्सी मेज से लेकर के सारा कुछ। जब आप संस्था से फैमिली बेस्ड इन्वायरमेंट में अटैच हो जाएंगे तब आप कहीं पर भी खा करके थूकेंगे नहीं, गंदगी नहीं फैलाएंगे। अगर कोई गंदगी फैला रहा है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। खेद का विषय है कि वर्तमान समय में इमोशनल अटैचमेंट की यह चीज़ें लुप्त हो रही। लोग संस्था को परिवार न समझ करके संस्था को वर्किंग प्लेस समझने लगे हैं और वर्किंग प्लेस समझने के कारण उसमें उनके मन में इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस का अभाव हो रहा है। अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस के दो एस्पेक्ट खास चर्चा करेंगे जो टीचिंग से संबंधित। टीचिंग के दो फैक्टर होते हैं। एक कंपोनेंट, एक फैक्टर आपका टीचर है, दूसरा फैक्टर आपका स्टूडेंट। दोनों के मध्य इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। वैदिक शिक्षा में या प्राचीन शिक्षा में गुरु के परिवार में छात्र रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण ही कि वहाँ पर राजा का लड़का अथवा किसी गरीब का लड़का, दोनों के मध्य गुरु का एक समान व्यवहार उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रस्तुत करता था। इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण ही वह किसी भी छात्र के मध्य में भेदभाव नहीं करते थे। पहले फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्टूडेंट। जिस छात्र में भावनात्मक बुद्धि का प्रभाव होगा, वो भावनात्मक बुद्धि रखता होगा, उसके पास अनिवार्य रूप से यह योग्यता होगी कि वह नियमित होगा। वह किसी भी कक्षा में देर से नहीं आएगा। वह अपने कार्य को प्रभावी तरीके से समयबद्ध करेगा। दूसरा, जो व्यक्ति भावनात्मक बुद्धि रखता होगा वह विषय वस्तु को सही तरीके से समझेगा। विषय वस्तु को सही तरीके से समझने के पश्चात ही वह किसी कार्य को करेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस रखने वाला व्यक्ति किसी भी तरीके की नकारात्मक कार्य योजना को बिल्कुल क्रियान्वित नहीं करेगा। अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस और टीचर, जो शिक्षक वह संसार का महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो अपने कार्यों के द्वारा किसी भी मनुष्य को एक प्रभावी तरीके से बना सकता है। गुरु अथवा शिक्षक इमोशनल इंटेलिजेंस से युक्त होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस घटेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस रखने वाला टीचर कभी भी अपनी कक्षा में लेट नहीं होता।
इमोशनल इंटेलिजेंस रखने वाले टीचर के लिए रजिस्टर वाली अटेंडेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती। इमोशनल इंटेलिजेंस रखने वाला व्यक्ति किसी भी तरीके की पहरेदारी के लिए कोई आवश्यक उसके लिए घटक नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस रखने वाला व्यक्ति किसी भी तरीके की निरीक्षण किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अपने समय पर अपना कर्तव्य समझते हुए पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त इमोशनल इंटेलिजेंस रखने वाले व्यक्ति में ऑनेस्टी अपने मन से आ जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस रखने वाले व्यक्ति में एक सबसे महत्वपूर्ण योग्यता कि वह फियरलेस होता है। डरा हुआ व्यक्ति कौन होता है? डरा हुआ व्यक्ति वह होता है जो इमोशनलेस होता है। इमोशनलेस होने के कारण वह कक्षा के समय घर में बैठा रहता है और सही समय पर विद्यालय नहीं आता। इसकी वजह से वो डरा हुआ होता है। जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है वह फियरलेस होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ डोमेन अथवा घटक के बारे में चर्चा कर सकते हैं, यानी इसको हम पहचानेंगे कैसे। फर्स्ट डोमेन सेल्फ अवेयरनेस, स्वतः जागरूकता। सामान्य रूप से लिखा रहता है कि पानी लेकर के नल बंद कर दें। ए पर्सन हु हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके पास है भावनात्मक बुद्धि, उसके लिए उस पैड को, उस सूचना को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। वो पानी लेता है, बंद कर देता है। लेकिन जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो सोचते कि हमसे क्या मतलब, पानी हमने ले लिया, अब अगले पाए या न पाए हमसे कोई मतलब नहीं। यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। अगर कक्षा में अध्यापक है तो सेल्फ अवेयरनेस, जिस कुर्सी पर बैठता है उस कुर्सी के अगल बगल अपना सामान सही रखता है। कक्षा में सही समय से आता है, टीचर सही समय से आता है, स्टूडेंट सही समय से आता है। एक सेल्फ अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट उत्पन्न होने लगता है। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेशन, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति सही समय से आता है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वह नियमों का निर्माण करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस रखने वाला व्यक्ति। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस रखने वाला का एक और डोमेन होता है इंटरनल मोटिवेटेड। सामान्य रूप से लोग एक्सटर्नल मोटिवेटेड ज़्यादा होते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेटेड का मतलब ये हुआ किसी को देख करके किसी कार्य को करना। लेकिन जब इंटरनल मोटिवेटेड होते हैं तो घर में आप माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने कार्य में अपने कार्य का सम्मान करते हैं, कक्षा में अपने छात्र का सम्मान करते हैं और कक्षा में पढ़ाते समय अपनी विषय वस्तु का सम्मान करते हैं और शिक्षण विधि का सम्मान करते हैं और सही तरीके से कार्य करते हैं। वो इंटरनल मोटिवेटेड। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी विशेषता कि वह एक सोशल बेस्ड अप्रोच रखता है। जो इमोशनल इंटेलिजेंस रखता है वह एक सोसाइटी बेस्ड अप्रोच रखता है। साधारण सा उदाहरण, जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हम भी किसी लड़की के पिता हैं, उस दिन हम किसी दूसरे की लड़की को दहेज के अभाव में परेशान करने की नहीं सोचेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा, आर्टिफिशियलिटी और कृत्रिमता उतनी ज़्यादा घटेगी। खेद का विषय है, वर्तमान समय में आज शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है, आर्थिक क्षेत्र में धनी लोगों की संख्या बढ़ रही है, राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिज्ञों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन घट क्या रहा है? घट रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस, घट रहा है इमोशनल एटीट्यूड। एक वह भी नेता थे जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जैसे ईमानदार व्यक्ति का नाम आता है, जिन्होंने ये कह दिया था कि हम सरकारी वाहन का प्रयोग घर जाने के लिए नहीं करेंगे। वह भी इमोशनल इंटेलिजेंस था, वो एक इमोशनल अटैचमेंट था।
एक वह भी टीचर थे जो साइकिल चला करके सही समय पर पहुंच जाया करते थे। मैंने अपने बचपन में स्वयं देखा है कि बिना पैसे के टीचर को ट्यूशन पढ़ाते, शाम को उसी विद्यालय में सारे लोगों को बुलाते थे और ट्यूशन पढ़ाते थे बिना किसी उद्देश्य के। आज तमाम परिवारों में इमोशनल अटैचमेंट न होने के कारण उनके मध्य किसी न किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो रहा है। फाइनली वी कैन से इमोशनल इंटेलिजेंस इज ए इंटरनल पावर, एक आंतरिक शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को मनुष्य बनाने के लिए उत्तरदायी है। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगा तो करेज बढ़ेगा, साहसी व्यक्ति होगा। जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा वो देश के लिए बलिदान नहीं हो सकता। आज़ादी के पहले देश यही था, लोगों में इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। जितना ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगा सोसाइटी में उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना ज़्यादा रिड्यूस होगा इमोशनल इंटेलिजेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। शिक्षा जैसी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का समावेश ज़्यादा किया जाए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो अपने कार्यों से प्रेम नहीं करता, वो किसी भी प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करता। इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि आप अपने अंदर के विचार को सुने, आप अपने अंदर की शक्ति को नियमित करें। उस व्यक्ति जो सोया है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता। इस वजह से इमोशनल इंटेलिजेंस एक पावर है। जितना ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगा, देश, समाज और कर्तव्य के प्रति आपकी भावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। चाहे आप टीचर हों, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप पिता हों, चाहे आप माता हों, चाहे आप भाई हों, चाहे आप बहन हों, चाहे आप अधिकारी हों, चाहे आप कर्मचारी हों। जब आपके मन में एक इमोशनल अटैचमेंट आएगा तो आप अपने कार्य को प्रभावी तरीके से करेंगे। इसके अलावा आप किसी भी कार्य को करते समय सकारात्मक अवधारणा को रखेंगे, नकारात्मकता की विचार को दूर करेंगे। इसलिए फाइनली वी कैन से इमोशनल इंटेलिजेंस इज द सेंटर पॉइंट टू अचीव एनी एटीट्यूड, नॉलेज और बिहेवियर। धन्यवाद।